हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग प्रूविंग करने वाले हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर। ये प्रूविंग अक्सर बोर्ड्स में आ जाती है 3 नंबर में, तो ये 3 नंबर हमें पूरा लेकर के आना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। अगर कभी भी कोई प्रूविंग करनी होती है तो सबसे पहले हमें समझना होगी प्रूविंग क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ हमें प्रूविंग करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हमसे? पॉइंट पी पे, और इस पॉइंट पी और इस वायर से डिस्टेंस कितनी है? आर है। ओके, और उसके बाद आपको डायग्राम समझना है। अगर आप डायग्राम समझ लेते हो किसी भी प्रूविंग का तो आधी प्रूविंग आपकी वही क्लियर है। ठीक है, तो डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, फिर प्रूविंग फटाफट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एरिया वेक्टर जो भी किसी भी सरफेस का निकलता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो अगर ये कोई सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ही एरिया वेक्टर जाएगा। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। और ये क्या है? एरिया वेक्टर है। नेमिंग कर देते हैं, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? DS1 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये क्या था? S1 का सरफेस था। अब S3 की सरफेस पे आते हैं। अगेन ये क्या है? ये सरफेस है, इससे बाहर ही निकलता है एरिया वेक्टर। तो क्या होगा? एरिया वेक्टर इधर बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलरली निकलता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे बाहर की तरफ निकलेगा, आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इसी डायरेक्शन में होगी। अब आप देख सकते हो कि 90 डिग्री तो बन ही रहा है दोनों केस में। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? D, और ये S3 का सरफेस था तो यहाँ पे S3 हो जाएगा। ओके, अब आते हैं S2 पे। S1 हो गया, S3 हो गया, S2 पे आते हैं। इसमें भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है इसी डायरेक्शन में होगी, और आपका जो सरफेस होगा यानी एरिया वेक्टर होगा उस सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये मान लो ये जो लाइन एक सरफेस है इसके परपेंडिकुलरली ही जाएगा एरिया वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे DS2 भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी कोई चीज़ पैरेलल होती है, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल थी और DS2 था ना, अगर ये दोनों क्या है? पैरेलल है। देखो है ना, एक ही डायरेक्शन में है दोनों, एक ही डायरेक्शन में है दोनों। तो ये दोनों अगर जब पैरेलल है तो इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे थीटा क्या होगा? 90, और यहाँ पे भी थीटा क्या होगा? 90 होगा। अब आते हैं प्रूविंग की तरफ, आगे बढ़ते हैं प्रूविंग की तरफ। तो प्रूविंग करने से पहले हम जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? कुछ होता नहीं है, ये होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई ई से, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E.ds, जहाँ पे S भी वेक्टर, E भी वेक्टर। ओके, अब प्रूविंग में आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कंप्लीट चार्ज वायर। यानी इस चार्ज वायर की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, यहाँ पे T इसलिए लिखा है क्योंकि ये टोटल निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब भी टोटल निकालेंगे क्या करेंगे? तीनों सरफेस को तो ऐड ही करेंगे, क्योंकि तीनों का ही हमें क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है इस चार्ज के वजह इस चार्ज वायर की वजह से। ओके, तो S1 प्लस S2 प्लस में S3 कर दिया। ओके, अब इस फाई T की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाई E भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसी से डिनोट होता है। ठीक है, अब S1 की जगह आपको इस फॉर्मूले को रख देना है, इंटीग्रेशन E.ds1 है तो S1 रख दो। S1 कॉस, S1 का क्या था? कॉस के आगे क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री ले देंगे प्लस में। देखो पहला स्टेप क्या था? आपको फाई T करके S1 S2 S3 लिख लिया हमें। बस इसी S1 S2 S3 की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं? बस पुट कर रहे हैं इस फॉर्मूले को। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे? इंटीग्रेशन E.ds2 है तो यहाँ S2 लिख दो, और कॉस S2 को कॉस कैसा बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही डायग्राम में समझा दिया है कि कहाँ 0 डिग्री होगा, कहाँ 90 डिग्री होगा। प्लस में नीचे लिखते हैं इंटीग्रेशन E.ds S3 है तो S3 लिखते हैं। ओके, और कॉस क्या है S3 का? 90 अगेन, तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा आपका? 90। अब फाई E निकालते हैं इधर। अब देखो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? हमेशा क्या होगी? 0 होगी। ओके, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या है? कॉस 90 मतलब ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 0 का किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरा 0 बना देता है उसको। मतलब अगर ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका पूरा आंसर क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0 प्लस में ये क्या है? कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो यही टर्म आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन E.ds2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आएगी। अगेन ये क्या होगा? 0 हो जाएगा पूरा, तो 0 से जब भी ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ भी 0 लिख देंगे, यानी फाई E क्या बचेगा हमारा? एक सिंगल टर्म बचेगा, दैट इज E.ds2 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें? जब भी इंटीग्रेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म जो होता है वो क्या होता है? बाहर आता है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? E है, तो E क्या आएगा? बाहर आएगा। इंटीग्रेशन DS2 करेंगे। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में फाई E इज इक्वल टू क्या होगा?
ई तो होगा ही, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ ds का क्या हो जाता है, s हो जाता है, और 2 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू में s क्या है, सरफेस एरिया किसका है, तो यहाँ पे s कुछ और नहीं है, कर्व सरफेस एरिया है किसका, सिलेंडर का। ये सिलेंडर है, इसका कर्व सरफेस एरिया है s, ठीक है। और आप पढ़े होंगे कि सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है, 2πr/l होता है, ओके। अब इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आपने गॉस थ्योरम पढ़ा होगा तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम से हम कह सकते हैं, गॉस थ्योरम फाई टी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन में। तो यही है गॉस थ्योरम आपका। अगेन आप टी की जगह ई भी लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, चेंज किया था ना, फाई टी की जगह फाई टी की जगह फाई ई लिखा था यहाँ पे, उसी तरीके से हम लोग फाई टी की जगह फाई ई भी लिख सकते हैं, और आप स्टार्टिंग से ही फाई ई कर सकते हो, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। क्यों मैंने यहाँ पे फाई ई किया, क्योंकि यहाँ भी फाई ई ही आ रहा है। जब LHS इक्वल है तो इन दोनों इक्वेशन का RHS भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या डिनोट करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल है LHS LS तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे, यानी E इंटू 2πRL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में, ये क्या किया मैंने, देखो फिर से बता रही हूँ, पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन था, दोनों का LHS इक्वल है, तो मतलब ये RHS भी इक्वल हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे लिखा E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमें निकालनी क्या थी, ई की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा था, वही प्रूफ करना था। तो ई इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये जो 2πRL नीचे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πRL लिख देंगे, ओके। अब आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q अपॉन में L होता है, ओके। तो अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L हो जाएगा, यानी लैम्डा इंटू में L। ये Q की वैल्यू हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करनी है Q की वैल्यू, ठीक है। यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा L रखेंगे, ओके। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, अब आपको अगर ये दिखाना होगा तो आप साइड में दिखा सकते हो, नहीं तो इस बीच में भी कर सकते हो। तो Q की जगह हम क्या रखेंगे, लैम्डा इंटू L रखेंगे, ओके। तो लैम्डा इंटू L रखा हमने, ठीक है। बगल में लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू Q/L एंड Q इज इक्वल टू लैम्डा L, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने रख दिया लैम्डा इंटू L एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πRL, ये L से L कट जाएगा, और फाइनली आपकी जो E की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, लैम्डा अपॉन में L तो कट ही चुका है, यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2πR। यही है आपकी प्रूविंग किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर। आई होप आप लोग को प्रूविंग समझ में आई होगी। तो थैंक यू।